मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले विकास पर्व योजना बनाई। चुनावी साल में इसे शिवराज सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल विकास पर्व का मकसद है कि पिछले 18 सालों के शासन के दौरान शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए उनकी याद जनता को दिलाई जाए, साथ ही नए विकास कार्य को शुरू किया जाए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जनता के खून पसीने की कमाई को शिवराज सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता को चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले एक बार फिर जनता के बीच है। दावे विकास के हैं, विश्वास के हैं और भरोसे के हैं। जरिया बना है विकास पर्व। जी हां, विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जिलों के दौरे शुरू कर दिए हैं। वे हर जिले में जाएंगे और वहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इस दौरान स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। विकास पर्व के दौरान जनसेवा यात्राओं, आम सभाओं और स्थानीय स्तर पर जनता के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकास पर्व का मकसद विकास कार्यों के जरिए सीधे जनता तक पहुंचना है। अपने कार्यक्रम में गांव और शहर में सीएम रात भी बिताएंगे और जनता के बीच चौपाल लगाएंगे। विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसमें गरीब कल्याण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, दीनदयाल रसोई योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल योजना के विभिन्न कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके लिए किसानों से भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी। किसान कल्याण के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए खास महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, रोजगार एवं स्वरोजगार, कमजोर वर्ग कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। अब 2 महीने का ही वक्त बचा है। चुनाव आचार संहिता लगने में जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए शिवराज सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। वहीं शिवराज सरकार जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश भर में विकास पर्व का आयोजन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा विकास पर्व है। इस विकास पर्व में आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्माननीय संयोजक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, लगातार हमारी बैठकें चुनाव की दृष्टि से चल रही हैं और इन बैठकों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को लेकर बहुत गहराई के साथ माइक्रो मैनेजमेंट पर व्यापक चर्चा इन बैठकों में हुई है और ओवरऑल चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से सारी बातों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम गहराई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर विकास पर्व को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार में 33 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी। जनता के पैसे से सरकार अपना चेहरा चमका रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक बीजेपी की सरकार को 18 साल का कार्यकाल कम पड़ गया, इसलिए अब चुनाव के 3 महीने पहले भूमि पूजन किया जा रहा है। तो वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि शिवराज सरकार का विकास पागल हो गया है। जब जब चुनाव आते हैं, मुख्यमंत्री जेब में नारियल लेकर निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है जब जब चुनाव आते हैं मुख्यमंत्री जी नारियल लेते हो सड़क पे निकल जाते हैं और रोज झूठ बोलने का काम करते हैं। वो स्मार्ट सिटियां कहाँ है, वो गो अभ्यारण्य कहाँ है, वो 1 लाख रोजगार कहाँ है। नौजवान पूछ रहे हैं कि पिछली बार सदन में हमने सवाल लगाया था कि आपने 2020 में बनने के बाद कितनी लगभग 2300-2700 घोषणाएं करी,
कितनी पूरी हुई। खुद शिवराज जी का बयान है कि हमें नहीं मालूम कि कितनी पूरी हुई, कितनी घोषणाएं करी। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थितियां चल रही, अभी इन्होंने विकास यात्रा निकाली थी, गांव में लोग पत्थर फेंकने को तैयार बैठे, पंचायतों के पैसे ये खा चुके हैं, गांव के अंदर पैसा आ नहीं रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। कांग्रेस की माने तो सरकार किस बात का विकास पर्व मना रही है? 500 का सिलेंडर 1200 में मिलने लगा, क्या इस बात का विकास पर्व है? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई, इस बात का विकास पर्व मना रही सरकार। अब जो भी हो, लेकिन शिवराज अपनी विकास यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता को शिवराज सरकार के 18 साल का विकास कितना रास आता है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में भी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के भिंड से विकास यात्रा निकाली थी, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी से होकर 26 फरवरी को समाप्त हुई थी। इससे पहले साल 2018 में भी मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से विकास पर्व की शुरुआत की गई थी और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ही सरकार को विकास पर्व, विकास उत्सव और विकास यात्राएं निकालने की सुध आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रेखा गोस्वामी जुड़ गई हैं। सीधे उज्जैन की ओर रुख करेंगे। रेखा, सरकार 28 दिनों तक विकास पर्व मनाने जा रही है। उज्जैन में आप कितना विकास देख पा रही हैं, क्योंकि हाल ही में एक विकास की तस्वीर कुछ दिनों पहले ही सबने देखी। हाँ संचिता, उज्जैन के हम विकास की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विकास पर्व मनाने जा रहे हैं, लेकिन उज्जैन की हालत अच्छी नहीं है। विकास हुआ है, इनके नेताओं का विकास हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। जो साइकिल पे चल रहे थे, आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम आम जनता से जो हमने बात की है, तो उनका कहना है कि विकास तो सिर्फ और सिर्फ नेता हुआ है। क्योंकि यहाँ उज्जैन की मुख्य समस्या है, जैसे कि शिप्रा नदी की हम बात करें तो शिप्रा 20 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हो गए हैं, लेकिन आज तक शिप्रा का जल शुद्ध नहीं हो पाया है। दूसरी बात, हमें यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि उज्जैन जो है धार्मिक नगरी है, लेकिन उसके बावजूद उज्जैन में आज भी जो यातायात की व्यवस्था है, या फिर हम बात करें यहाँ के श्रद्धालुओं की व्यवस्था की, तो उनके व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समय समय पर उनको परेशान किया जाता है। जैसे कि अभी महाकाल की सवारी निकल रही है, लेकिन सिवाय परेशानियों के कुछ भी नहीं है। श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर दूर दूर से आते हैं, लेकिन वो बाबा के दर्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की फेलियर है। और दूसरी हम बात करें सड़कों की यहाँ की, तो टाटा जो कंपनी है उसने सड़कों के नाम पर, यहाँ पर जो विकास की बात करें तो सड़कों के नाम पर जो गड्ढे किए हैं वो अभी तक भरे नहीं। दूसरी बात और भी, अगर मैं आपको बात करूँ सड़कों को लेकर, तो जो सड़कें पीडब्ल्यूडी द्वारा भी 1 महीने में बनाई गई थी, वो सड़कें 1 महीने के अंदर पूरी तरह खुद गई है। तो वाकई में जो विकास की स्थिति है वो तो उज्जैन में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ के मंत्री जी या फिर यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायक जी वो जरूर कहेंगे हमने विकास किया, लेकिन वो विकास सिवाय कागजों पर है, लेकिन धरातल पर वो विकास नहीं है। रेखा, अभी आप यहाँ पर कह रही थी कि सवारी निकल रही है महाकाल की, वहां पर कुछ अव्यवस्थाएं, क्या वो अव्यवस्थाएं थोड़ा सा और गहराई से बताएं। जैसे कि संचिता, अव्यवस्था की हम बात करें तो जो पालकी होती है बाबा महाकालेश्वर की, जो सवारी निकलती है, उसकी जो हाइट है वो कम है और बैरिकेड्स की हाइट बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो बैरिकेडिंग होती है, जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। बैरिकेडिंग के पीछे से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर तक खड़े होते हैं, लेकिन बाबा की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको झलक नहीं मिलती है। हालांकि कलेक्टर और पुरुषोत्तम कुमार ने इस बार कहा है कि जो पालकी है उसकी हाइट बढ़ाई जाएगी, जो 5 फीट हाइट है उसको 6.5 फीट किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन हो पाएंगे। और दूसरी बात हम करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमाई हुई है, क्योंकि जो लोग जूना शहर में रहते हैं या फिर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, तो जो महाकाल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए आवागमन की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि वो लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उनके लिए अस्थायी जेल बन जाता है जब श्रावण का महीना आता है या खास करके सोमवार का दिन आता है। तो ये व्यवस्थाएं खासकर यहाँ पर मिलती है। वहीं महाकाल लोक भवन में जो कुछ हुआ अभी कुछ समय पहले, कुछ चंद आंधी से यहाँ पर कुछ मूर्तियां जो है टूट गई, बह गई, करोड़ों का भ्रष्टाचार का यहाँ पर जो है विपक्ष ने आरोप भी लगाया। इस विकास पर क्या कहेंगी आप रेखा? जी हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि ये जो विकास है इसकी हम बात करें तो, क्योंकि करोड़ों की जो रुपए जो महाकाल लोक में लगाए गए,
सिर्फ वो मूर्तियां 3 से 4 लाख रुपए की लोग बता रहे हैं। मतलब जो जनता है उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि 3 से 4 लाख की मूर्ति की जो ये कीमत है बीजेपी सरकार ने 12 से 15 लाख रुपए आती है। और वो जो मूर्तियां हैं, क्योंकि एक ही हवा का झोंका आया था और एक हवा में जो सप्तऋषियों की जो मूर्तियां हैं वो मतलब एक तिनके की तरह उड़कर नीचे गिर गई थी। तो वाकई में भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है उज्जैन में, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार जो बात करती है कि हम 10 फीट अंडर गाड़ देंगे अपराध करने वालों को, तो ये भी तो एक तरीके का अपराध है और ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ऊपर वाले हमने महाकाल भगवान को ठगा है। तो वाकई में उज्जैन की स्थिति तो ज्यादा अच्छी नहीं मानेंगे हम विकास के मामले में। ठीक है रेखा, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो सरकार लगातार विकास पर्व को लेकर कई सारी बातें कर रही है और अब विकास पर्व शुरू भी कर दिया है। 16 तारीख से विकास पर्व शुरू हो गया है, जो कि 14 अगस्त तक लगातार मनाया जाएगा। तो शहर दर शहर विकास की चर्चा हम करेंगे और वहां के विकास के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ सहयोगी समीर अवस्थी राजनगर से जुड़ गए हैं, इसके अलावा राम यादव रायसेन से जुड़ गए हैं, साथ ही देवेंद्र जायसवाल खंडवा से जुड़ गए। तो सबसे पहले समीर के पास जाना चाहेंगे। समीर, कितना विकास क्षेत्र में, जनता क्या कह रही है सरकार के इस विकास पर्व के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी 16 जुलाई से जो 14 अगस्त तक विकास पर्व मना रही है। ऐसे में जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण किया जा चुका है, लेकिन बसारी के पास अभी भी अधूरा निर्माण यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ क्षेत्र की अन्य तमाम सुविधाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी शिकायत करते हैं, आवास नहीं है। और बाकी लोग हमारे पीछे हैं, विकास पर्व को लेकर क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले विकास पर्व मनाया जा रहा है जी, बिल्कुल मनाया जा रहा है, क्योंकि विकास आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। आप हमारे पीछे ही देखेंगे, कैमरा मैन अगर दिखाएंगे, देखिए इतना सुंदर ब्रिज और इतना सुंदर NH 39, जो कि मध्य प्रदेश शासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम देख पा रहे हैं बहुत सुंदर रोडें आज बहुत सुंदर रोडें हैं। और हमारे जिले का हॉस्पिटल ही देख लीजिए, इतना सुंदर और इतना भव्य अस्पताल बन के तैयार हो गया है। चाहे आप सड़क देख लीजिए, रोड देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। निरंतर हमारा जो जिला है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। और इसमें कोई तैयारी है विकास पर्व को लेकर? विकास पर्व को जो भी हमारे शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शिवराज सिंह जी के द्वारा और इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हमारे गरीब तबके की जनता को एवं हमारी बहनों को, माताओं को, बच्चियों को जिस तरीके से जिस योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उनके यहाँ जाकर हम सभी इस योजनाओं की जानकारियां देते हैं, उनको इन योजनाओं से जो लाभ प्राप्त होना है उनका लाभ दिलवाते हैं। हमारा यही जो आज से करीब 15 साल पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के शासन में जो अव्यवस्थाएं थी और आज जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता को पूर्ण रूप से दिख रही हैं। आप चाहे सड़क का मुद्दा ले लें, शिक्षा का मुद्दा ले लें, किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य का मुद्दा ले लें, इस प्रकार के सभी, जो कि अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी योजना लाडली बहना, हमारे यहाँ की बहनों के डायरेक्ट खाते में 1000 रुपए की राशि इसी माह डाली जा रही है। इससे बड़ा कार्य अपनी बहनों के लिए कोई भी किसी भी जगह का मुख्यमंत्री ये योजना अभी लागू नहीं है, क्योंकि ये योजना केवल मध्य प्रदेश में लागू है। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले लागू की गई। इसी तर्ज पर उन्होंने अपनी बहनों के लिए, जो गरीब तबके की बहनें हैं, जो अपने बच्चों को लाभ नहीं दे पा रही थी, बच्चों की परेशानियां नहीं उठा रही थी, उनके शिक्षा के लिए, पोषण के लिए मामा जी के द्वारा, जो हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मामा जी के नाम से परिचित है, तो मामा जी के नाम से फेमस हैं, उनकी जन जन में ख्याति है। वो उनके कार्यों के खातिर बुजुर्ग लोगों के लिए तीर्थ दर्शन योजना है। अभी बीच में 14 माह का कांग्रेस का शासन आया था, जिसमें उन्होंने ये तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। माननीय शिवराज जी ने जैसे ही पदभार संभाला पुनः इन योजनाओं को लागू किया। ये तो ट्रेनों के माध्यम से तो ठीक है, इंदौर भोपाल में प्लेनों के माध्यम से तीर्थ यात्राएं कराई जा रही हैं। इससे बड़ा गौरव इस प्रदेश की जनता के लिए कहीं नहीं है। चारों तरफ सुख की अनुभूति है। देखिए राखी जी, मैं बताना चाहूंगा, भले ही विकास के तमाम दावे किए जा रहे हों,
विकास तो दिखाई दे रहा है, NH यहाँ पे निर्माण करा दिया गया, सड़क निर्माण करा दिया गया, लेकिन खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आज भी आदिवासी परेशान होते नजर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब स्वदेश न्यूज की टीम पहुंचती है तो आज भी कई गरीब परिवार ऐसे मिलते हैं जो जिन्हें आवास का लाभ नहीं मिला, तमाम सुविधाओं से वंचित है, और सरकार जो है विकास पर्व मना रही है। ऐसे में सवाल उठता है। और अभी मैं बता दूं शिक्षा को लेकर, तो अभी यहाँ लवकुश नगर जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लवकुश नगर में एक शिक्षक जो है बच्चे के बैग को तकिया बनाकर सोता हुआ पाया गया था। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो खजुराहो में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है जितने होने चाहिए, और कृषि विभाग की अगर लापरवाही की बात करें तो किसान क्षेत्र में परेशान हो रहे हैं। जो ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक को नहीं पहचानते किसान। तो चलिए ठीक है समीर, लौटूंगी आपके पास। देखिए लगभग कहीं ना कहीं जो है संतुष्टि वहां पर लोगों में जरूर नजर आई, लेकिन अंदर खाने की हम बात कर रहे हैं, गांवों की तस्वीर अभी भी बदलनी वहां की बाकी है, इतनी बात समझ में आई है। देवेंद्र जायसवाल की ओर रुख करेंगे, हमारे साथ खंडवा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, वहां पर विकास की तस्वीर कैसी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो खंडवा जिला है ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल है। इसके अलावा जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर एक बड़े मात्रा में यहाँ पर ओंकारेश्वर के अलावा जो है एक इंदिरा सागर डैम है, पावर हब है, ये पावर हब के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार नहीं मिला है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर बेरोजगारी से जूझने के अलावा जो किसानों को यहाँ पर मिलना चाहिए था वो कुछ नहीं मिल पाया है। अब सरकार जो है लगभग 4 कार्यकाल के बाद अब बताने जा रही है कि उनको यहाँ पर एक फूड पार्क बना कर दिया जाएगा। तो आखिर 20 साल से सरकार क्या कर रही थी? अगर शिवराज सिंह चौहान के 4 टर्म हो गए हैं तो इस 4 टर्म में किसानों को और यहाँ के लोगों को वो सब क्यों नहीं सरकार दे पाई, जो अब जो है यहाँ पर उनको एक बार फिर से सब घोषणाएं करना पड़ रही है। खास बात ये बता दें कि जो यहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है इंदौर इच्छापुर जो नेशनल हाईवे है वो अब बनाया जा रहा है, उसको भी अभी बनने में लगभग 2 से 4 साल का समय लगेगा। लेकिन जब 15 साल पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है तो क्यों नहीं बनाया जाता? खंडवा प्रॉपर की बात करें तो यहाँ पर जो है पूरा जो आसपास इसको बाईपास बनाया जाना था, लेकिन बाईपास नहीं बनाया गया। शहर जो है ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है। आसपास जो हम बात करने जाए तो खंडवा और बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट दोनों लगते हैं, इनमें केले की जो ज्यादा खेती होती है, लेकिन केले को लेकर कोई बड़ी यहाँ पर उपलब्धि यहाँ पर नहीं बताई गई, क्योंकि यहाँ के किसान केला के जो उत्पादन करते हैं तो उसकी उपज को लेकर यहाँ से इनको बहुत बाहर भेजना पड़ता है, तो उसको लेकर यहाँ पर कोई बड़े एक प्रोसेसिंग यूनिट और इस तरह के नहीं बनाए गए हैं, ना ही उनके लिए कोई खास तौर से सरकार के द्वारा चिंता की गई है। हर साल जो यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके बाद केले की फसल तबाह हो जाती है, यहाँ पर अरबी की फसल बहुत मात्रा में होती है वो भी तबाह हो जाती है, लेकिन किसानों के लिए वैसी कोई व्यवस्थाएं सरकार नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कुछ विकास पर्व मनाने की बात कही जाती है, लेकिन विकास पर्व के नाम पर अगर आप सिर्फ मंदिर बना दें या मस्जिद बना दें या गुरुद्वारे बना दें तो उससे विकास की बात नहीं कही जा सकती है। हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अनंत माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। अनंत जी बताएं, किस तरह से जो है बात कही जा रही है, विकास पर्व मनाया जा रहा है, सरकार उसको लेकर जनता के बीच जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वास्तव में सरकार 18 सालों में विकास करती तो आज उनको विकास पर्व मनाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि 18 साल बहुत लंबी अवधि होती है। इस लंबी अवधि में विकास कार्य इतने किए जा सकते थे कि आज सरकार को चुनाव के ठीक पहले जो विकास पर्व मनाना सूझ रहा है, इसकी कहीं से आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। क्या हम माने कि विकास पर्व जो बना रहे हैं तो जनता की बीच जा रहे हैं, तो क्या उपलब्धियां ऐसी जो आपको देखने में आई है? आप लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, क्या यहाँ पर उपलब्धियां सरकार? हम सिर्फ सरकार की योजनाओं की बात करें, जिन योजनाओं को लेकर के सरकार विकास पर्व मनाने जा रही है, जैसे उन्होंने कहा है कि भू अधिकार की बात करें, यहाँ पट्टे दिए जाने की बात हो रही है। पट्टे वितरण से लेकर के जो विसंगतियां सामने आई, हम लोगों ने कई जगह स्टडी किए। भूमिहीन परिवार में एक व्यक्ति को पट्टा दिया जाना चाहिए, नियम है, लेकिन हमने यह भी देखा कि एक ही परिवार में 5-5 सदस्य हैं, तो उन लोगों को पट्टे दिए गए। मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को ही उत्कृष्ट करने में लगे हुए हैं। और खास बात कर नारी शक्ति की बात कही जाती है, जहाँ पर अभी लाडली बहना योजना लागू हुई है, उसके क्या आपने यहाँ पर परिणाम देखे हैं? सरकार जो दावा कर रही है कि 100% लोगों को लाभ मिल रहा है। लाडली बहना में जो विसंगतियां सामने आई है कि उन लोगों के जो डैड खाते थे, जिन खातों में उनका ऋण चढ़ा हुआ था, ऐसे खातों में पैसे चले गए। कई बहनाएं आज भी है जिनको की पैसा नहीं मिला है, उनके फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं। यानी इसमें जो तकनीकी विसंगति सामने आई है, और तकनीकी विसंगति के चलते जो है आज भी लाडली बहनाओं को जो सरकार दावा कर रही है वो पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है।
तो ये अनंत महेश्वरी जी बता रहे थे कि किस तरह से जो है सरकार की योजनाएं विफल हुई है और उसको लेकर जो अगर जनता के बीच जाते हैं और पर्व की बात कही जाती है तो ये पर्व कहाँ तक मनाया जाना चाहिए और क्या उचित है, यह बहुत विचारणीय प्रश्न है कहीं जो कि जनता के बीच अगर सरकार जाती है और पर्व मनाए जाने की बात करती है तो उसके किस तरह से जनता उसको अब लेगी और ये अभी अगले 15 दिन में भी ये बात सामने आएगी क्योंकि अभी बीच में ही सरकार ने एक विकास का एक मॉडल तैयार किया था और जनता के बीच जा रहे थे, हर विधानसभा में जा रहे थे तो वहां पर बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था विधायकों को। तो अभी अगले 15 दिन में देखने को मिलेगा कि जनता इसको कहाँ तक एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल। एक बार फिर से उज्जैन की ओर रुख करेंगे। रेखा हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। रेखा, उज्जैन धार्मिक नगरी है, सरकार टूरिज्म के क्षेत्र में भी उसे काफी बेहतर तरीके से डेवलप करना चाह रही है, लेकिन अभी आप कुछ देर पहले सड़कों की बात कर रही थी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और सरकार वही मात खा गई। जी हाँ संचिता, हम यहाँ की बात करें तो वाकई में उज्जैन जो है धार्मिक नगरी है और देश नहीं विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और भगवान के महाकालेश्वर के जो है शीश झुकाने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ की हम बात करें तो सड़कें वाकई में सड़कों की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है और पुराने शहर में जो जल भराव की स्थिति है, क्योंकि नगर पालिका निगम अपने दावे तो करती है लेकिन जब बारिश आती है तो तमाम जो दावे हैं वो उनके फेल नजर होते आते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर जो नक्शा पास करते हैं वो आधे से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिनको देखने ही नहीं जाते, डायरेक्ट नक्शा पास कर दिया जाता है। उन कॉलोनी को देखा ही नहीं जाता है कि उनमें पानी कैसे निकलेगा, लाइट की व्यवस्था कैसे रहेगी, सड़कों की व्यवस्था कैसे रहेगी, तो उसकी वजह से काफी परेशानी होती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ लगता है, क्योंकि सिंहस्थ में हर 12 वर्ष में करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और सिंहस्थ पर्व मनाते हैं। लेकिन यहाँ की जो सिंहस्थ की स्थिति है, क्योंकि अभी आपको नॉलेज में होगा कि जो मास्टर प्लान आया था उसमें जो यहाँ के मंत्री है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, उनकी सैकड़ों बीघा जमीन जो है मास्टर प्लान से अलग कर दी गई थी, क्योंकि आवासीय उन्होंने घोषित करवा ली गई थी सिंहस्थ भूमि को। तो अब उसको मास्टर प्लान को चेंज किया गया। हालांकि फिर भी जो यहाँ के एक बिल्डर है महेश परियानी जी, उनकी सैकड़ों बीघा जमीन अभी भी जो सिंहस्थ की जमीन है उसको अभी भी आवासीय करके रखा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपने मतलब मुख्यमंत्री के नाम पर कई लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सिंहस्थ क्षेत्र में उनके मकान बने हुए हैं, लेकिन सरकार उनके मकानों को अभी दूसरी जगह पर विस्थापित नहीं कर पाई है और सिर्फ सिवाय उनको ये बोला जाता है कि मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो क्या ये वाकई में एक अच्छा ऑप्शन है क्या? क्योंकि व्यक्ति वहां पर मकान खुद नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लोग ही वहां पर मकानों की कॉलोनियां काटते हैं और उन कॉलोनियों पर गरीब लोग बसते हैं, क्योंकि कम पैसे में उनको दिया जाता है। उनको नहीं पता कि सिंहस्थ क्षेत्र कौन सा आता है और कब ये कॉलोनियां क्यों हटाई जाएगी, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर सरकार की एक दावा करती है कि हम सिंहस्थ क्षेत्र को मुक्त कराएंगे और मुक्त कराने पर जब उन गरीबों के जो मकान बनाए जाते हैं, जो एक एक पैसा जोड़ के अपना आशियाना बसाते हैं, उनके आशियाना को तोड़ दिया जाता है। लेकिन उन बिल्डरों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो वहाँ पर मकान बनाने या फिर प्रॉपर्टी बेचने का काम करते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको जिले दर जिले दिखाई, जहां पर विकास की तस्वीरें कहीं संतुष्टिपूर्ण नजर आई तो कहीं अभी भी जनता में नाराजगी कुछ नजर आई है। तो यहाँ पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और तस्वीरें बाकी है, विकास की दरकार बाकी है, संतुष्टि बाकी है, ये देखना बाकी है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।